डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का। इसको कहा जाता है प्रसाद का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? प्रसाद का सिद्धांत, प्लेजर का, इच्छा का सिद्धांत। देखिए, अगर मैं बात करूं तो वैसे तो कई सारे ऐसी बॉडीज हैं, कई सारे ऐसे ऑफिसेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिन पर प्लेजर का सिद्धांत लागू होता है। मैं आपको सबसे सटीक एग्जांपल इसका देता हूं गवर्नर के केस में। गवर्नर के लिए कहा गया है कि जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, यानी राष्ट्रपति जब चाहेगा राज्यपाल को हटा देगा। तो ये हो गया प्लेजर। लेकिन हम यहां पर जिस प्लेजर की बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्लेजर का सिद्धांत तो आपको हर जगह मिलेगा। जब जब आपके सामने एक चीज आएगी कि जैसे लिखा हुआ है आर्टिकल 75 में, मैंने पढ़ाया था कि प्रधानमंत्री और सारे मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेगा, तो वहां पर भी तो प्रसाद का सिद्धांत होगा। लेकिन यहां पर हम जिस प्रसाद के सिद्धांत की बात कर रहे हैं वो लोक सेवकों के लिए है। वो किसके लिए है? वो पब्लिक सर्वेंट के लिए है, वो पब्लिक सर्वेंट के लिए है। यहां पर हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो पब्लिक सर्वेंट के लिए है। और इसको लेके आर्टिकल 310 है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि किस आर्टिकल में प्रसाद का सिद्धांत निहित है, तो आंसर होगा आर्टिकल 310। आर्टिकल 310 में कहा गया है कि जो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी हैं, सदस्य हैं, जो केंद्रीय सेवाओं के सदस्य हैं, जो डिफेंस के मेंबर्स हैं, सिविल मेंबर्स हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। यानी कि जो भारत में अगर मैं बात करूं एक जनरल तौर पे IAS, तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेगा। इसी तरीके से स्टेट के जो अधिकारी, स्टेट सिविल सर्विस के जो अधिकारी हैं, वो गवर्नर के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 310 में। तो 310 में प्रसाद का सिद्धांत निहित है, प्रसाद का सिद्धांत निहित है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो प्रसाद का सिद्धांत 310 में है कि अखिल भारतीय सेवाओं, ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स राष्ट्रपति की इच्छा पर अपना पद धारण करेंगे, जो 310 में है, ये एब्सोल्यूट वे में नहीं मिला हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति सीधे हटा दे, बिना किसी बात के हटा दे ना। आर्टिकल 311 आया उसके जस्ट बाद, और आर्टिकल 311 में क्या है? आर्टिकल 311 में बताया गया है कि 310 पर कौन कौन सी सीमाएं लगेंगी, 310 पर कौन कौन सी लिमिटेशंस लगेंगी। यानी कि आर्टिकल 311 310 को सीमित कर रहा है। आर्टिकल 310 में प्रसाद का सिद्धांत है, आर्टिकल 311 में सीमाएं बताई गई हैं कि इन कंडीशंस के ही बाद राष्ट्रपति हटा पाएगा इन सिविल सर्वेंट वगैरह को। तो 310 में तो प्रसाद का सिद्धांत है, लेकिन 310 एब्सोल्यूट नहीं है, आत्यांतिक नहीं है, इस पर सीमाएं हैं। वो सीमाएं लगाई हैं आर्टिकल 311 ने, यानी 311 ने 310 पर सीमाएं लगा रखी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लेजर का सिद्धांत किस आर्टिकल में नहीं था, तो आंसर होगा 310, और 310 के ऊपर सीमाएं किस आर्टिकल ने लगाई हैं? 311 ने लगा रखी है। तो ये आपका है प्लेजर। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? ये कॉन्सेप्ट आया था ब्रिटेन से। ये कॉन्सेप्ट आया था ब्रिटेन से। ब्रिटेन में आप जानते ही हो, वहां की जो महारानी, क्राउन, वहां का जो राजा या रानी जो मुकुट होता है, उसके पास में इतनी शक्ति थी कि वो किसी भी सिविल सर्वेंट को बिना किसी नेचुरल जस्टिस प्रदान किए, बिना नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के, यानी जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, उसके सीधे हटाया जा सकता था। इसको सुनवाई तक का अवसर नहीं दिया गया था, इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं दिया गया था, सीधे हटाया जा सकता था। तो कहा जाता था, क्या कहा जाता था कि ब्रिटेन में जो प्लेजर का सिद्धांत है, यानी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है ब्रिटेन में, ये आत्यांतिक है। आत्यांतिक है, आत्यांतिक का मतलब एब्सोल्यूट वे में मिली हुई है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी लिमिटेशन मिली हुई है। लेकिन भारत में भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है आर्टिकल 310 में, लेकिन भारत में जो प्रसाद का सिद्धांत है या इच्छा का सिद्धांत है, वो विदाउट एनी लिमिटेशन नहीं है, उसमें लिमिटेशन है। और कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 311 आर्टिकल 310 के प्रसाद के सिद्धांत पर क्या कर रहा है? सीमाएं आरोपित कर रहा है, लिमिटेशंस इंपोज कर रहा है।
तो ये मैंने आपको समझाया प्लेजर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, प्रसाद के सिद्धांत के बारे में। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ बार बार क्लास में बोल रहा हूं कि मैं पब्लिक सर्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। अगर आप गवर्नर की बात करेंगे ना, गवर्नर की, तो गवर्नर के केस में राष्ट्रपति के पास में एब्सोल्यूट पावर है इसे हटाने की, क्योंकि भारत का संविधान कोई ग्राउंड ही नहीं बताता, सीधे लिखा हुआ है कि गवर्नर राष्ट्रपति की इच्छा पर अपना पद धारण करेगा। राष्ट्रपति कभी भी गवर्नर को हटा सकता है। इसके ऊपर एक बड़ा केस आया था बीपी सिंघल का सन 2008 में। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि गवर्नर को जिस तरीके से हटाया जाता है वो बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। गवर्नर को बिना किसी ठोस कारण के नहीं हटाया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था बीपी सिंघल के केस में। तो कुल मिला के गवर्नर के केस में अगर आप बात करेंगे तो प्रसाद का सिद्धांत किस रूप में मिला हुआ है? आत्यांतिक रूप में मिला हुआ है, एब्सोल्यूट वे में मिला हुआ है कि राष्ट्रपति जब चाहे गवर्नर को हटा सकता है, जब चाहे अटॉर्नी जनरल को हटा सकता है। याद रखिएगा। तो ये जो मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये प्लेजर के सिद्धांत की, ये पब्लिक सर्वेंट के संबंध में बात हो रही है। यहाँ पे गवर्नर वगैरह के संबंध में बात नहीं हो रही है। और मैं इसको जो समझाना चाह रहा हूं वो मैं केवल और केवल लोक सेवकों के संबंध में समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आपको समझ आ गया होगा प्लेजर का सिद्धांत क्या है, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 310 में है, और इस 310 में जो सिद्धांत है उस पर सीमाएं किस आर्टिकल में लगी हैं, तो आप आंसर दोगे 311 में लगी हैं। क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। उसके बाद में लोक सेवाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, पब्लिक सर्विसेज के बारे में। पब्लिक सर्विसेज के बारे में देखिए, हमारे यहाँ जो लोक सेवाएं हैं, यानी सरकार के अधीन जो सेवाएं हैं, वो 3 कैटेगरी में हैं। एक है ऑल इंडिया, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया। आर्टिकल आपको कई बार बताया 312, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज, क्या बोलते हैं इसको? ऑल इंडिया सर्विसेज। दूसरा क्या है? दूसरा है सेंट्रल सर्विसेज, केंद्रीय सेवाएं, सेंट्रल सर्विसेज, केंद्रीय सेवाएं। फिर आता है स्टेट सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, राज्य के अंतर्गत सेवाएं। अब जो अखिल भारतीय सेवा है, इसके फादर एक तरीके से देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। ये केवल भारत में 3 है, एक IAS है, एक IPS है, इंडियन पुलिस सर्विस, और एक IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 1966 में जोड़ी गई थी। 1962 में सरकार को रिकमेंड किया गया था कि 3 सेवाओं को अखिल भारतीय सेवा बनाया जाए, 3 सेवाओं को। तो उन 3 सेवाओं में एक IFS हो गई, 2 और सेवाएं थी, तो उनको अखिल भारतीय सेवा बनाने से मना कर दिया गया, और फाइनली 1966 में 1 सेवा को अखिल भारतीय सेवा बना दिया गया। ठीक, इनके बारे में अब जैसे सेंट्रल सर्विस है, इसमें आपके A, B, C, D 4 ग्रुप बनते हैं, A, B, C और D। A, B जानते ही हो, गजेटेड ग्रुप, गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। इसी तरह इसमें भी यही है, A, B, C, D। 74 के आसपास शायद, मुझे अगर मैं सही हूं तो इनको ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D वगैरह इनका नाम दिया गया था। ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, ग्रेड D इनका नाम दिया गया था। अब उसके बाद में ये तो हो गया सेंट्रल सर्विसेज। अब मैं आपको थोड़ा ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बताता हूँ। देखिए, ऑल इंडिया सर्विस के बारे में आर्टिकल 309 में संसद को पावर दी गई है लॉ बनाने की, कि भारत की पार्लियामेंट अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में कानून बना सकती है। तो इंडियन पार्लियामेंट ने ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट बनाया था 1951 में, और कानून बनाकर कई सारी बातें लिखी गई। इतनी जानकारी आपको मिली। अब अखिल भारतीय सेवा का क्या मीनिंग होता है, ये होती क्या, ये क्यों इनसे सेवाओं से अलग है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, जब आप सेंटर और स्टेट के बीच टकराव के कारण को पढ़ोगे, ये मेंस में है वैसे तो पॉइंट, जब आप केंद्र और राज्य के बीच टकराव के कारण को पढ़ोगे, कॉज को पढ़ोगे, तो उसमें एक कारण है अखिल भारतीय सेवा। यानी कि अखिल भारतीय सेवा अपने आप में कारण बनता है सेंटर और स्टेट के बीच विवाद को लेकर। आइए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा।
ये सब कभी आपके पेपर में नहीं पूछा गया है, आज तक नहीं पूछा गया, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो। अखिल भारतीय सेवा का मतलब ये होता है कि जो सेंटर, जो केंद्र है, जो सेंटर है, वही इनको रिक्रूट करता है, वही इनका रिक्रूट करता है, वही इनको ट्रेनिंग देता है और अलग अलग जगहों पर स्टेट्स में इनके कैडर के अकॉर्डिंग इनको काम करने के लिए भेजा जाता है स्टेट में। तो ये जो तीनों सेवाएं हैं, ये स्टेट में जब जाती हैं काम करने के लिए, तो इनका तात्कालिक नियंत्रण यानी कि इमीडिएट कंट्रोल, इन पर तात्कालिक नियंत्रण इमीडिएट कंट्रोल तो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इन तीनों पर तात्कालिक नियंत्रण इमीडिएट कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का होता है, लेकिन इन पर जो वास्तविक नियंत्रण होता है या रिमोट कंट्रोल की बात करें, दूर की बात करें, तो वो होता है सेंटर का, केंद्र का। यानी कि तत्कालिक नियंत्रण तो इनका स्टेट का होगा, इमीडिएट कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का होता है क्योंकि वहीं पर ये सर्विस दे रहे होते हैं। लेकिन इनका अंतिम नियंत्रण अगर बात किया जाए तो वो होता है सेंटर का। सेंटर की बिना सिफारिश के इनको हटाया नहीं जा सकता। इन्हीं के लिए प्लेजर वगैरह का सिद्धांत बना हुआ है। तो अब होता क्या है, ये कभी कभी जब स्टेट में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं तो इस वजह से राज्य और केंद्र के बीच टकराव बढ़ने लगता है। इसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं। मैंने सेंटर स्टेट रिलेशन में कुछ कमीशंस आपको बताए होंगे। 66 में आयोग बना था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, उसने इंटर स्टेट काउंसिल की बात पहली बार की। उसके बाद में 69 में बना था, 69 में राजमन्नार समिति का गठन किया गया था, अगर आपको याद हो, राजमन्नार कमेटी तमिलनाडु में AIDMK पार्टी थी शायद उस समय, उसकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था। ये स्टेट गवर्नमेंट के तहत कमेटी का गठन किया गया था। इसने कहा था ऑल इंडिया सर्विसेज को खत्म कर देना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये। इसी ने बोला था अखिल भारतीय सेवाओं को खत्म कर देना चाहिए। और ये जो अखिल भारतीय सेवाओं का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए ये तो हमारे भारत का संघात्मक ढांचा एक तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से यूनिटरी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, एकात्मक ढांचा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग होते सेंटर के हैं, जॉब स्टेट में करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में अपना सेंटर का एक तरीके से जो दावा होता है उसको मजबूत करते हैं, इसलिए ये विवाद का कारण है। और राजमन्नार समिति ने तो साफ साफ कहा था कि ऑल इंडिया सर्विसेज को एबॉलिश कर देना चाहिए, इनको खत्म कर देना चाहिए। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड डिस्कस करी। अब देखिए, कई लोग हमसे बाहर और इस तरीके से बच्चे पूछते रहते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में, इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में, विदेश सेवा के बारे में। देखिएगा, IFS ऑल इंडिया सर्विस में नहीं आती, ये सेंट्रल सर्विस में आती है। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नौकरी होती, इतनी महत्वपूर्ण जॉब है ये, कि इसमें जो पद वगैरह होता है वो IAS से कम और IPS से ज्यादा होता है। यानी कि वरीयता की बात करें तो ये IPS से ऊपर होती है और IAS के बाद होती है, और जो इसमें सैलरी वगैरह होती है वो IPS के लगभग इक्विवेलेंट सैलरी इसमें मिलती है। लेकिन फिर भी ये एक सेंट्रल सर्विस है, ना कि ऑल इंडिया सर्विस। ओके, 1976 में 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से एक सर्विस के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था, वो है इंडियन जुडिशियल सर्विस, IJS, भारतीय न्यायिक सेवा। और कहा था इसके माध्यम से जब रिक्रूटमेंट होगा तो जो पोस्ट क्रिएट की जाएगी वो सीधे डिस्ट्रिक्ट जज के इक्विवेलेंट पोस्ट क्रिएट की जाएगी। इसी को भारत की सरकार लागू करने के बहुत जोर पक्ष में है। ये कहा गया था कि आर्टिकल 312 में मैंने आपको बताया, अगर राज्यसभा 2/3 से उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से कोई भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा में शामिल कर सकती है, तो उसके ऊपर कानून बनाने की शक्ति किसके पास आ जाएगी? पार्लियामेंट के पास आ जाएगी। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो IJS के बारे में लिखा गया था, और इसे जब लागू किया जाएगा तो संविधान का संशोधन भी नहीं माना जाएगा, यानी सिंपल मेजोरिटी से ऐसा हो सकता है। तो एक और ये IJS के बारे में कब जोड़ा गया था? ये 42nd अमेंडमेंट से 1976 में जोड़ा गया था, इसको याद रखिएगा। ये है आपका IJS के बारे में। तो
ये आपका लोक सेवाओं के बारे में। अब जैसे स्टेट सर्विस में बात करें तो राज्य की वन सेवा हो गया, राज्य की प्रशासनिक सेवा हो गया, राज्य की पुलिस सेवा हो गया, तो वो स्टेट सर्विस में है। और स्टेट सर्विस में स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल भी होता है, इमीडिएट कंट्रोल भी होता है और अल्टीमेट कंट्रोल भी होता है, अंतिम नियंत्रण भी होता है। मगर ऑल इंडिया सर्विस के केस में विवाद है और मैंने इससे रिलेटेड भी आपको पक्ष समझा दिए ताकि कल को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। इसके फादर किसको माना गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना गया। आर्टिकल 312 में राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है इस सेवा को लेकर, और ये ऑल इंडिया सर्विस राजमन्नार समिति ने कहा था इसको खत्म कर दो, खत्म हो जानी चाहिए, और ये सेंट्रल और स्टेट के बीच टकराव का एक बहुत बड़ा कारण भी है। तो ये हो गया आपका लोक सेवाएं। तो अब सिर्फ आप लोग देखिएगा, ये सब चीजें कभी आपके पेपर में नहीं पूछी गई हैं, लेकिन आप लोग ढूंढ के घटना चक्र में आप लोग ढूंढ ढाड़ के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे आप कभी इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे कि आप सही पढ़ रहे हैं या जो पढ़ा रहा है वो सही दिशा में पढ़ा रहा है और आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। यानी कि क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। तो ये हम लोग ने आज बात की कि किस तरीके से लोक सेवाओं के मामले में और लोक सेवाओं के संदर्भ में कौन सा भाग है, पार्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमने आपको केवल 3 या 4 आर्टिकल बताए जो इम्पोर्टेंट है। एक तो 312 तो इम्पोर्टेंट है ही, वो तो आपने राज्यसभा की स्पेशल पावर में भी पढ़ा था। 310 तो वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। 311 उस 310 पे सीमाएं आरोपित करता है। 315 में लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन की बात की गई है। 317 में इसके सदस्यों को हटाने की और निष्कासित करने की बात की गई। तो ये हमारा जो टॉपिक था लोक सेवाओं को लेकर वो कंप्लीट हो गया। हम लोग